नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां की अस्थायी जेल से 8 कैदियों के फरार होने की खबर आ रही है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है पूरे जगह पे। आज सुबह 8 बजे 8 कैदियों के फरार होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चला रखा है। जिले की तमाम सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कोविड के चलते भिक्षु गृह में अस्थायी जेल बनाई गई है। अब आपको ये जानकारी दें कि कोर्ट से जेल भेजे गए कैदियों को पहले अस्थायी जेल में रखा जाता है। तो ये 8 कैदी जो फरार, पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सुनील पाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील पाल, क्या कुछ सुराग हाथ लगा पाई है पुलिस कि कहां हैं ये 8 कैदी? देखिए कंचन, अभी कैदियों को पता नहीं चल पाया है। सुबह की घटना थी जब 8 कैदी जो भिक्षुक अस्थायी जेल बनाई हुई थी, वहां से फरार हो गए थे। तो उसके बाद में पुलिस ने नाकाबंदी करी है। जो बॉर्डर है उनको भी पे लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके भी अब तक जो है पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। बताया भी जा रहा है कि इसमें नरेंद्र वाल्मीकि और अन्य जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनके गुर्गे भी इसमें शामिल है फरार होने में। और कुछ जो वाल्मीकि के जो गुर्गे हैं 5, उनकी गिरफ्तारी हाल फिलहाल में अभी हुई थी। हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर को उनके द्वारा हमला किया गया था, और उसके हमले के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी उनके तरफ से मांगी गई थी। इसी के बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सुनील, ये पुलिस की लापरवाही भी देखी जाएगी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त से कैसे फरार हो गए 8 के 8 कैदी? देखिए, अभी जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, उसके तहत अगर कोर्ट में किसी कैदी को ले जाता है, वहां से उसको सीधा जेल नहीं ले जाते। उसके लिए अस्थायी जेल बनाई हुई है, जिसमें 7 दिन के लिए उनको रखा जाता है। तो वो वहीं पर इनको रखा गया था, लेकिन वहां पर जेल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिसका फायदा उठाते हुए देर रात जो है ये कैदी वहां से फरार हो गए। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस बीच आपको आज की एक और बड़ी खबर बताएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार यानी कि कल शुरू होगा, और इसके लिए विधानसभा में तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने का काम चल रहा है। विधानसभा में मंडप में 31 विधायक, पत्रकार दीर्घा में 10 विधायक और रूम नंबर 107 में 30 विधायकों के बैठने की व्यवस्था फाइनल हो चुकी है। हालांकि आपको बताएंगे 15 विधायकों ने वर्चुअल कनेक्ट होने को अपनी सहमति दी है, लेकिन विधानसभा में एहतियात के तौर पर 71 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कल होने वाले विधानसभा सत्र की कैसे की जा रही है तैयारियां, जायजा लिया मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात ने। माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सत्र में कोरोना को देखते हुए न्यूनतम संख्या को हम टारगेट करेंगे, और साथ में मैक्सिमम सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी के तहत हमने प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम जो इसमें पॉसिबल है स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन वो करें। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा के सदन में, उस सदन में जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक बैठा करते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष की सीट है, जहां पर इस बार विधानसभा के उपाध्यक्ष बैठेंगे। ये सभी सीटों के आगे इसी तरह का जो प्लास्टिक सीट है वो लगाई गई है, ताकि सदस्य एक दूसरे के सीधे संपर्क में ना आए, इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो, उसकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आमतौर पर इस सदन में 71 विधायक यहाँ पर बैठते हैं, ऑफिसर्स इसी सदन के अंदर बैठा करते हैं। लेकिन कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से यहाँ पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, और इस पूरे सदन में मात्र 31 विधायक यहाँ पर बैठेंगे। ये आप देखेंगे कि नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री की चेयर है, इस पूरी लाइन पर केवल मुख्यमंत्री इस सीट पर बैठेंगे। ये जो लंबाई वाली जो बेंच हैं, इन बेंचों पर मात्र 2 विधायक बैठेंगे। तो इस ओर अगर आप देखेंगे, सबकी सब सीटों के बाहर प्लास्टिक सीट लगाई गई है, और कोशिश ये की गई है कि इस पूरी बेंच पर मात्र 1 विधायक बैठेगा, वो भी लेफ्ट साइड में। इसके पीछे की जो बेंच है यहाँ पर भी 1 विधायक बैठेंगे, लेकिन वो राइट साइड में बैठेंगे। तो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक गैप विधायकों के बीच हो। इसके ठीक पीछे मीडिया गैलरी है। आम दिनों में जहां सदन के अंदर विधायक होते थे तो मीडिया पर्सन
इस गैलरी में बैठते थे। इस गैलरी को भी खाली कर दिया गया और यहाँ पर विधायकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 10 विधायक इस गैलरी में बैठेंगे और इसके अलावा जो शेष 30 विधायक हैं वो रूम नंबर 107 में बैठेंगे और वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे। ये एलसीडी यहाँ पर लगाई गई है। इस एलसीडी से विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान उनसे वार्तालाप करेंगे जो विधायक इसके दूसरे रूम में यानी कि रूम नंबर 107 में बैठेंगे। तो इस तरह से विधानसभा सचिवालय के द्वारा करीब करीब जो तैयारियां हैं कल के सत्र की वो कंप्लीट कर ली गई हैं और हर हाल में कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए और जो संक्रमण का खतरा है उसको कम से कम किया जाए। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। अब आपको बताएं कि वर्चुअली जुड़े विधायकों से सीधा संवाद कैसे होगा, कैसे वो अपनी बातें रखेंगे, इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिसका भी हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। में होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जो तमाम सदस्यों को जहां वर्चुअली कनेक्ट होंगे। इसके अलावा रूम नंबर 107 में जो 30 विधायक बैठेंगे वो भी सदन से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि उनको जो सदन में जो कार्रवाई चल रही है, जो वहाँ पर पेपर्स दिए जाने हैं, वो कैसे विधायकों को ट्रांसफ़र होंगे, अगर प्रश्नावली है तो विधायकों तक कैसे पहुँचेगी, उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। हमारे साथ कंट्रोल रूम प्रभारी पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी थोड़ा बताएंगे कैसे काम करेगा ये कंट्रोल? इस कंट्रोल रूम के थ्रू पहले तो हम लोगों ने सारे एमएलए से कॉन्फर्मेशन ली है कि कौन वर्चुअली जुड़ना चाहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या कौन फिजिकली प्रेजेंट होगा विधानसभा सत्र के लिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं उनको सारे एसओपीज, उनके नोडल ऑफिसर्स की जानकारी सब हम इधर ईमेल के थ्रू या फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेज रहे हैं। उसके बाद अगर उनकी कोई क्वेरीज आती हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो हमको गेट बैक करके हमसे पूछ सकते हैं वो सवाल। तो जब सदन चल रहा होगा, जो सदस्य वर्चुअली कनेक्ट हैं, जैसे कि बताया गया कि करीब 15 के आसपास विधायक वर्चुअली कनेक्ट होंगे या फिर जो 30 विधायक अलग से वर्चुअली कनेक्ट होंगे, उनके बीच और सदन के बीच आप किस तरह से काम करेंगे? जो वर्चुअली जो कनेक्ट होंगे उन लोग के जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, जो सूचनाएं जो लगती हैं, उनको वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी कंट्रोल रूम की है। जो काम जो जितनी भी सूचनाएं लगती हैं उनमें से कुछ सूचनाएं छटती हैं जिनका कार्यदेश होता है पूरा उसमें, तो उसको लेके वो हमें उनको मॉर्निंग बिफोर हाउस उनको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। जो प्रश्न लगेंगे वो एक रात पहले ही हम उनको सब प्रोवाइड कर देंगे ईमेल के थ्रू और उसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू ही। ये उत्तराखंड विधानसभा और उसके सदस्यों के लिए भी एक तरह से नया प्रयोग है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो टेक्निकली इतने शार्प नहीं हैं कि वो खुद से इसे कमांड कर सके। तो इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम समय समय पर विधायकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हेल्प करता रहेगा। तो उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए विधानसभा का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। उसी पर आप मेरे सहयोगी की रिपोर्ट भी देख रहे थे। इस बीच आपको प्रदेश के कोरोना के आंकड़े बताएं। ताजा आंकड़े 41,000 के पार पहुंच चुके हैं। सोमवार को कोरोना के 814 नए केसेस आए हैं सामने। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस 12,000 के पार हैं। 500 से ज्यादा लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। सोमवार को देहरादून से 309, हरिद्वार से 110 केस आए और वहीं नैनीताल से भी 111 केसेस आए हैं। 814 नए केस, 41,000 के पार पहुंचा कुल कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दून नगर निगम को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 2 दिन तक नगर निगम आम जनता के लिए बंद रहने वाला है। निगम के सुपरवाइजर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो निगम के सुपरवाइजर जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसीलिए बंद किया गया 2 दिन के लिए दून नगर निगम। एक अच्छी खबर, बड़ी खबर टिहरी झील के व्यवसायियों के लिए, जहां पर 6 महीने के बाद बोटिंग की गतिविधियां अब शुरू हो चुकी हैं। आज से बोटिंग की गतिविधियां शुरू हुई हैं। बोट संचालकों पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण यानी कि टाडा द्वारा अनलॉक की गाइडलाइंस के अनुसार बोट गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी गई। टाडा के द्वारा बोटिंग के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। बोटिंग पॉइंट से 100 मीटर पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क जरूरी है लगाना।
बोट में आधी सवारी बैठाने की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिन्हें मानना होगा। करीब 6 महीने के बाद टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियां अब शुरू हो चुकी है। टिहरी झील विशेष विकास प्राधिकरण द्वारा टाडा द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है और आज से टिहरी झील में बोटिंग जो गतिविधियां शुरू की गई है। आप देख सकते हैं कि यह सुनसान पड़ी हुई थी करीब 6 महीने से टिहरी झील, अब यहाँ पर को टूरिस्ट आने शुरू हो चुके हैं और जो बोटिंग है यहाँ पर को चालू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो बोट यूनियन के अध्यक्ष है लखबीर चौहान है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस तरह से अभी 6 महीने जो आप लोगों का था, कितना नुकसान हुआ और अब कितनी प्रसन्नता है? ये हमारा 22 मार्च को ये बोटिंग पॉइंट बंद हो गया था। आज 22 सितंबर है तो आज ये स्टार्ट होगा। हमने आपके माध्यम से भी, आपके चैनलों के माध्यम से भी कई बार इसको खोलने की, क्योंकि बहुत लोग को रोजगार छिन गया था। जब धीरे धीरे सब खुल रहा था तो हमारी मांग थी कि बोटिंग पॉइंट टिहरी झील भी खुले और आज ये खुल गया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन दोबारा से उनको मिल जाएगा। कि जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए कि हल्की गाइडलाइन बनाई जाए ताकि वो आ सके, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर को की जाएगी और साथ ही साथ मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाएगा और जो बोट है जिसमें 50% ही लोगों को ले जाया जाएगा। और एक चीज और कही जा रही थी कि जो बीच में यहाँ पर जब लॉकडाउन के कारण बोटिंग व्यवसाय पूरी तरह से बंद था तो जो ऑपरेटर है वो खासे परेशान थे, उनके पास इसके अलावा कोई साधन नहीं था रोजगार का। कुछ ऑपरेटर भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बीच में सरकार द्वारा आप लोगों को क्या मदद दी गई? सरकार के द्वारा अभी हमें 5,000 रुपये की धनराशि दी गई है, जो कि जिससे कि काफ़ी उत्साह है ऑपरेटरों में। जो लोग बेरोजगार हो गए थे, घर पे मतलब पैसे आमदनी कुछ नहीं थी, आमदनी जब बोट चलती है तभी उनकी आमदनी होती थी, लेकिन थोड़ा सा राहत मिली है ऑपरेटरों को। तो ऑपरेटरों को भी यहाँ पर राहत मिली है और जो बोटिंग व्यवसाय से जुड़े हैं करीब 400 से अधिक लोग हैं यहाँ पर को, आज उनमें खासा उत्साह की बोटिंग पॉइंट खुल चुका है और कहीं ना कहीं अब कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे अनलॉक की गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार कोविड की गाइडलाइन भी बनाई गई है, उसके तहत यहाँ पर को बोटिंग शुरू कर दी गई है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। काशीपुर के गुलजारपुर गांव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर तेंदुए की दस्तक से अब लोग भय में जीने को माहौल जरूर अपना मन बना चुके हैं। एक बार फिर से तेंदुए ने घर के बाहर टहल रहे कुत्ते को अपना निवाला बनाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बीती रात की तस्वीरें, घर के सामने कुत्ता घूम रहा था, गुलदार ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और उससे अपना निवाला बना लिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। अल्मोड़ा से खबर, जहां के सल्ट के नौकुचिया भीम गांव के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी है। इसके बाद आपको बताएं कि 4 लोग जो इस गाड़ी में सवार थे उनमें से 3 घायल हुए हैं। पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सराई खेत से काशीपुर आ रही थी और ये लोग गाँव में पूजा करके लौट रहे थे। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट यार्ड में ठेकेदार नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हेमवल नदी में ऑल वेदर का मलबा डंप किया जा रहा है, जिससे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा का खतरा अब चंबा से लेकर हेमवल घाटी में मंडराना शुरू कर चुका है। रेंद्रनगर से लेकर चंबा तक ठेकेदार नदियों और जंगलों में कई जगह मलबा डंप कर रहे हैं, जबकि नरेंद्रनगर में थाना और फकोट, टिहरी में मातली और लवाधार में डंपिंग जोन स्वीकृत है। इस मामले में डीएम का कहना है कि एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो मौके पर जाकर कार्य को देखें और नियम विरुद्ध होने पर कार्रवाई करें। भारत कृष्ण कंपनी द्वारा डंपिंग जोन में तो मिट्टी डाली गई है, लेकिन उसमें सुरक्षा दीवार निर्माण अन्य कार्य न होने के कारण वो भविष्य में क्षतिग्रस्त होने की संभावना और नदी का डाइवर्ट होने का अंदेशा है, यानी खतरा है। सभी एसडीएम्स को भी ये निर्देश समय समय पर दिए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर डंपिंग हो रही है वो निर्धारित डंपिंग जोन पर ही हो। उससे बाहर अगर डंपिंग की जाती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से उसमें हम दंडात्मक कार्यवाही भी कर रहे हैं और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को इसके लिए निर्देशित भी किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं यहाँ पर कि HIV संक्रमण से जूझ रहे लोगों का अब ऋषिकेश एम्स में भी इलाज हो सकेगा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एम्स ऋषिकेश को ATR सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। एम्स प्रशासन का कहना है कि HIV संक्रमितों की टेस्टिंग, काउंसलिंग और एंटीरेट्रोवायरस थेरेपी देने की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी, जिसका फायदा गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को अब मिल पाएगा।
क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ART सेंटर खोलने की हमको मंजूरी दे दी है। इस ART सेंटर के साथ यहाँ पर एक ICTC सेंटर भी खोला जाएगा और मरीज़ को 3 सुविधाएं एक साथ दी जाएंगी। पहले उनको टेस्टिंग होगी कंसेंट लेने के बाद, दूसरा उनकी काउंसलिंग होगी और तीसरा उनको फ्री एंटीवायरल थेरेपी दी जाएगी। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, नैनीताल के बेताल घाट के गोधन बिष्ट के एक आइडिया ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि गांव के लोग घर बैठे ही पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बेताल घाट के गोधन इन दिनों अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन में उन्हें पहाड़ी कूच यानी कि झाड़ू बनाने का आइडिया आया। खेल खेल में तैयार हुए गांव के लोगों के लिए नए रोजगार में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। गांव में लौटे प्रवासी अब घर बैठे मिले इस रोजगार से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हम लोगों को भी थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है। अब दिन में कहीं इधर उधर काम गया तो शाम को थोड़ा झाड़ू बना लिया। मैं 10, 15, 20, 50 जितने भी होते हैं सब मिलके घर वाले। लॉकडाउन के दौरान गोधन बिष्ट ने खजूर के पत्तों को काटकर झाड़ू बनाया और इसे ग्रामीणों को भी सिखाया, जिसके बाद ग्रामीणों को घर बैठे एक नया रोजगार मिल गया। रोजगार पहला मुद्दा था, पलायन हो चुका था, बहुत बुरी तरह लोग सब घर में बैठे थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं कुछ लोगों को अपनी तरफ से सहायता हो सके। जब नॉर्मल से आदमी एक दिन में 30 झाड़ू बना सकता है तो जितना आदमी दिल्ली जाए कमा रहा है वो घर बैठे कमा सकता है। सर, सपने उसी के सच होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सार्थक कर दिखाया है बेताल घाट के गोधन सिंह बिष्ट ने, जिसने अपने आसपास के लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा है। जरूरत है तो सरकार भी इनकी मदद करे ताकि इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बेताल घाट, नैनीताल। नेपाल के सिक्के पर उत्तराखंड। जी हां, नेपाल अब अपने सिक्कों पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों को दिखाएगा। लेकिन ऐसा करके नेपाल क्या साबित करना चाहता है? रहा नेपाल। तो साउथ एशिया में नक्शे जारी करने का कंपटीशन चल रहा है। कभी नेपाल तो कभी पाकिस्तान, लेकिन नेपाल पाकिस्तान से 2 कदम आगे निकल चुका है। नेपाल की सरकार ने अपने केंद्रीय बैंक को आदेश दिया कि वो नेपाली सिक्कों में लिम्पियाधुरा को दिखाए। लिम्पियाधुरा पिथौरागढ़ में है और नेपाल इस पर अपना दावा ठोक रहा है। पहले गलत नक्शा जारी किया और अब उस नक्शे को अपने नागरिकों के जहन में बैठाने के लिए नेपाल अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है।